हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा वास्तविक संख्या है। और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ये देखो। यहाँ पर प्रश्न है, दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो कभी भी तुम जैसे कि संख्या हमारे पास आ गया 2 3 4 5 6 7, तो ये दो लगातार संख्या है। अब इनका महत्तम समावर्तक तुम कभी भी निकालोगे तो हमेशा एक आएगा। एक हम निकाल दे रहे हैं, जैसे हो गया 2 3, 2 एकम 2, ये आ गया 3 में से 2 1, और यहाँ पर 2 आएगा, 1 दूनी 2। तो ये हमने बस निकाल के बता दिया। बस तुमको याद रखना है, दो लगातार संख्याओं का जो HCF होगा, महत्तम समावर्तक होगा, हमेशा कितना होगा, एक। ये हो गया डी नंबर ऑप्शन अपना उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जैसे एक संख्या ले लो 3, तो 3 में क्या करेंगे, अपन 1 से भाग देंगे, तो 1 या 3 ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, शेष 0 आएगा। 3 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो ये 3 एकम 3 ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा 3 जो है किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो 3 कौन सी संख्या हो गया हमारा, 3 ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। कैसा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। वहीं पर अगर देखिए एक संख्या हम ले ले 4, तो 4 में 1 से भाग लग जाएगा क्या, बिल्कुल लगेगा, 1 चौका 4, यहाँ से 0 आएगा। 4 में अगर हम भाग लगाए 4 से तो बिल्कुल लग जाएगा, 4 एकम 4 से 0 आएगा। लेकिन 4 एक और संख्या से विभाजित है जो कि है 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 4 में 1 4 के अलावा एक और संख्या से भाग लग रहा है, मतलब 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, और 3 हमारा अभाज्य है। इस प्रकार से देखते हैं 27 में 3 9 से भाग लग रहा है, 3 9 27, 9 तिया 27, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा। बी में देखेंगे 35 7 5 से पूर्णतः विभाजित है। सी में देखेंगे 13 जो सिर्फ 1 और 3 से विभाजित है। इसका मतलब सी नंबर का ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमको बताना है। आओ जरा निकाल ले, 45 60 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। सिंपली 45 है और यहाँ पर हमारे पास 60 है। 45 एकम 45 यहाँ पर हो जाएगा, 10 में से 5 5, ठीक है, और ये 5 में से 4 1, और ये वाला जो 45 हमारा है ये उठ के हमको पता है यहाँ आ जाएगा, 45 हो गया। 15 तिया यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45, यानी कि 45, ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। तो इस तरह से अंतिम स्टेप में हम जो हमारा भाजक है जिसे भाग देते हैं 15 है। इसका मतलब बोलेंगे ये कि 45 60 का HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 15। तो डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है। अब सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह है। जैसे हो गया हमारा 2 3, ठीक है, जैसे हो गया हमारा 4 5, जैसे हो गया हमारा 7 और 9, और यहां पर ले ले 7 9 और ये ले लो 10। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर 2 3 दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 2 3 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 3 को विभाजित करता हो। 4 5 को भी देखेंगे, कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो 4 5 दोनों को विभाजित कर दे। और 7 9 10 में कोई एक ऐसी संख्या नहीं है कि जो तीनों को एक साथ विभाजित कर दे, एक को छोड़कर। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम जो होता है, HCF जो होता है, वो होता है तुम्हारा 1। तो ये हमारा प्रश्न हो गया बी नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ये बताना है। तो 144 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये होगा तुम्हारा 72 72, देन फिर से 2 से लगाएंगे तो ये होगा हमारा 30, कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा 36, कितना 36। फिर से यहाँ पर 2 लगाएंगे फिर 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो फिर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 3 से लगाएंगे ना, 3 3 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास 144 बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। तो 2 का घात यहाँ पर पूछ रहा है कितना है, तो 2 का घात कितना है, 4 है, जो कि सी नंबर का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, बता दो कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं, मे भी कट जाए नहीं कटे, बट 44 तो एक ऐसी संख्या हमको यहाँ से नजर आ रहा है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटने वाला है, किसी और से पूर्णतः भाग नहीं लगने वाला है। क्या 41 है ना, 41 में देखो 1 से तो भाग लग जाएगा,
41 से तो पूर्णतः भाग लग जाएगा, लेकिन इसके अलावा तुम कोई एक और संख्या बता दो जो जिससे 41 विभाज्य हो रहा है, नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। अब पूर्णांक कुछ भी ले ले, p ले ले, q ले ले, r ले ले, s ले ले, t ले, कुछ भी ले ले, उससे बहस नहीं है। यहां पर जो सम पूर्णांक का रूप होगा वो किस रूप में होगा, ध्यान से देखना, या तो 2p के रूप में होगा, या तो 4p के रूप में होगा, ठीक है, या फिर 8p के रूप में होगा, या 10p के रूप में होगा। मतलब यहां पर जो 2, 4, 6, 8 नजर आ रहा है ना, 6p भी लिख लेते, ये सम संख्या होगा। दूसरी बात, अगर इसके जोड़ में है कुछ, इसके जोड़ में है तो वो भी सम संख्या ही होना चाहिए। 4, 6, 14, 20, अगर इस रूप में कोई संख्याएं लिखी हुई है तो वो हमारा सम संख्या। कहने का मतलब देखो 2p सम संख्या तो होगा ही, अगर 2p प्लस 1 ले ले ये भी सम हो जाएगा, सम नहीं होगा। 4p सम संख्या होगा, अगर 4p प्लस, अब इसमें कोई सम संख्या है, 4p सम संख्या है क्योंकि सम संख्या से गुना किया गया है। अब यहां पर कोई सम संख्या होगा तभी ये सम संख्या होगा, इतना बात हमेशा ध्यान रखो। तो यहां पर अगर गौर से देखें हम तो हमारा एक ही ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, 2p जो है वो सम संख्या के रूप में होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने 8 टू दी पावर 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 का मान कितना होगा। तो देखो यहां से 8 टू दी पावर 0 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब 8 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 यहां से 1 आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन। तो किसी भी संख्या पर सपोज x पर पावर 0 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, अगर 5 पर पावर 0 आ रहा है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। अगर 1000 पर भी पावर हम 0 ले ले तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमको पता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये वाला ऊपर में लाइन एक खींचा हुआ है 0.7, यहाँ ध्यान से देखना, 0.7 का भिन्नात्मक रूप लिंग को लिखना है। देखो यहां से तुम याद रखना, अगर सपोज हमारे पास 0.2 है, एक के ऊपर रेकरिंग इस प्रकार का लाइन खींचा हुआ है, 0.3 है, एक के ऊपर रेकरिंग इस प्रकार का लाइन खींचा है, 0.4 है, एक के ऊपर रेकरिंग है, 4 के ऊपर, 0.5 है, एक के ऊपर रेकरिंग है, या 0.63 है और दोनों पे रेकरिंग है, 0.74 है, दोनों पे रेकरिंग है। इसका मतलब इसको तो सिंपली कर देंगे ना, एक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक ही अंक है तो 2/9 हो जाएगा। एक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक ही अंक है तो ये 3/9 यानी 3 एकम 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, कितना, 1/3। 4 पर रेकरिंग है, फिर से 4 हमारा 9 हो जाएगा। फिर 5 पर रेकरिंग है तो ये 5/9 हो जाएगा। 63 है ना, 2 अंक है यहाँ पर, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग है। 63 क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग है तो ये हमारा 99 हो जाएगा। 21 तिया 63 और 33 तिया 99, फिर से 7 तिया 21 और 11 तिया 33, ये 7/11 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब 74 दोनों पर ही ये लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब 74 और बट्टे में हो जाएगा 99। तो अगर हम देखें यहाँ से 7 के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, 7/9। प्रश्न है हमारे सामने अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत नहीं बोला जा रहा है, अशांत होगा। तो हम देखो पहले देखो बी नंबर पर बात करते हैं, बी नंबर ही उत्तर होगा, क्यों होगा बता रहे। 39 है ये, और नीचे में अगर हम देखें तो ये है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब 39 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 13 और इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। एक 3 से 3 कट जाएगा, बट उसके अलावा 1 2 3 4 मतलब 13 और बट्टे में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 ये आ रहा है। मतलब अगर किसी भी भिन्न के हर में हमको 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या नजर आता है तो वह संख्या जो होता है ना अशांत दशमलव, उसका प्रसार होता है। यहाँ पर तो ना ही 2 है ना ही 5 है, केवल और केवल 3 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पाई तुम्हारा अपरिमेय संख्या हो जाता है, √7 क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। √2/√5 ना ही √2 बाहर निकलने वाला है ना ही √5 बाहर निकलने वाला है, अपरिमेय संख्या होगा। एक ही ऑप्शन दे लेके बचता है कि हमारा डी नंबर। देखना यहां से, ये है हमारे पास 3 √75
और बट्टे में है रूट अंडर 48। ध्यान से देखना, 3 और रूट अंडर 75 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 25, और 48 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 16। ध्यान से देखना, यहाँ ये 3 और 25 है तो 25 में से 5 बाहर निकल जाएगा, 25 खत्म हो जाएगा अंदर से, रूट अंडर 3 बट्टे में। यहां पर 16 है तो यहां से क्या होगा, 4 बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा रूट अंडर 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर जो हमारे पास बच रहा है फाइनली 15/4। अब ये 15/4 तुम इजिली बता सकते हो बाबू परिमेय है या अपरिमेय है। परिमेय है बिल्कुल। तो इसमें कौन अपरिमेय नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो पहले नंबर का ऑप्शन ही ले लेंगे, ए नंबर का ऑप्शन। देखना जरा, 1/144। तो सिंपल सी बात है बाबू, एक को कहीं भी रखो, रूट के अंदर रखो, बाहर रखो, अंश में रखो, हर में रखो बाबू, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, एक बाहर निकल ही जाएगा। यहाँ तो एक बाहर निकल गया। नीचे में 144 है, 144 भी रूट से बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा 12। 1/12 ये कौन सी संख्या तुमको नजर आ रहा है, परिमेय संख्या नजर आ रहा है, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ए बराबर हमको यहाँ पर गिवन है 2/3 गुने 3 और गुने में 5, और बी बराबर यहाँ पर गिवन है 2/4 5 गुने 7। तो ए और बी का जो है ना, हमको लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम निकाल। क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमने कहा लघुत्तम निकालने के लिए दोनों में से हाईएस्ट पावर वाली संख्या को चुनते हैं। हाईएस्ट पावर कहने का मतलब क्या है, इस देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर कहां पर है, ये देखो 2 का हाईएस्ट पावर यहां पर है, तो ये हो गया 2/4। तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, और हाईएस्ट पावर दोनों में से कहां है, बस दोनों में सेम बराबर है तो 5 को ले लिए। 3 यहां भी है, 3 यहां नहीं है, यहां होगा बाबू, देखो 3/0 होगा, लेकिन यहां पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो 3 तो पकड़ेंगे हम। 7 यहां भी है और 7 यहां पर 7/0 रहा होगा, तो 7 यहां भी 7 यहां है, दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, तो यहां पर हम 7 ले लेंगे। अब गुना कर देंगे, देखना जरा, 2/4 मतलब 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 16×5 80। देखना जरा, 16×5 80 और 240, और 240 को यदि हम यहां से 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, जरा बता दो बाबू, गुना कर लो। 240 है, 7 का 28 का 8, हासिल 2, हासिल 2, 7 में 14 2, 16 का 6, हासिल 1, 1680 अपना यहां से उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा डी नंबर का ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न। प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो हमने कहा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, पहली बात तो तुम ये समझो कि अगर हमको ये 2m दिया है तो ये दो सम के साथ गुना किया गया सम होगा। अब इसमें अगर हम विषम जोड़ेंगे तो सम होगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो 1 जोड़ते हैं ये विषम हो जाएगा, अगर 2m प्लस यहां से 2 जोड़ते हैं तो ये सम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझो। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें क्या है ना कि हमको विषम बताना है। 4m लिया है, 4m, अब 4m चूंकि ये सम है 4 और m के साथ किसी भी संख्या को सम संख्या से गुना कर दो, सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम संख्या है, पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं ना कि भिन्नात्मक संख्या की बात करें, तो ये सम संख्या है। सम संख्या में यदि हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। सम संख्या में यदि हम कुछ भी, जैसे 4m है, इसमें अगर 4 जोड़ देते तो सम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहे कौन विषम संख्या है, तो देखो ये सम संख्या में सम संख्या जोड़ा गया है, सम हो जाएगा। ये भी सम में सम जोड़ा गया है, सम हो जाएगा। और सम में विषम जोड़ा गया है तो सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, 4m प्लस, ये हमारा उत्तर यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, देखना जरा, दो संख्या का गुणनफल क्या दिया है, दो संख्या का गुणनफल दिया है, और गुणनफल कितना दिया है बाबू, गुणनफल दिया है 2166। चलो बहुत बढ़िया। यदि उनका महत्तम 19 है, देखो महत्तम समापवर्तक जो है यहां पर कितना है, 19 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये बताना है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये बता दो जरा, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है
कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। तो एक रिलेशन तुमको पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समापवर्तक और गुने में लघुत्तम समापवर्तक। ये रिलेशन तुमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करके हमको 2166 दे रखा है, जो कि ये दे रखा है। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज और है, महत्तम समापवर्तक 19 है और लघुत्तम समापवर्तक हमको पता ही नहीं। तो अब अगर हम देखें लघुत्तम समापवर्तक, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सिंपल बात है, 19 और लघुत्तम समापवर्तक गुना में है, 19 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये गुना में, इधर आगे भाग में हो जाएगा 2166 और बट्टे में आ जाएगा 19। ठीक है, अब देखो 19 से कम 19, आंसर क्या हो जाएगा जरा बता दो। 19 से कम 19 और भागी कर लो, क्या दिक्कत है। 2166 में अगर हम 19 से भाग करते हैं, 19 से कम 19 हो जाएगा, 11 में से 9 2 6, फिर से 19 से कम 19 हो जाएगा, 16 में से 9 7 6, 19 चौका 76, 114 अपना उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ना तुम्हारे सामने, क्या संख्या है, एक बार हम नोट डाउन कर देते हैं, 2.13113, ठीक है, देन 1113, फिर से 111113, ये संख्या दिया हुआ है। ये कौन सी संख्या, कभी भी इस पैटर्न पे तुमको संख्या मिल जाए कि पैटर्न हमारा बने 0 या A.BC BCC BCCC, या तो ये पैटर्न बने, या A.BC BBC BBBC, या ये पैटर्न बने, तो ये संख्याएं जो होती है ना, ये ना तो शांत है, ना शांत है और ना अशांत है। ठीक है, ना अशांत है, और जो संख्या ना शांत होता है ना अशांत होता है वो होता है हमारा अपरिमेय। यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 2021 में हमारा पूछा हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारे सामने, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, बाबू कौन सा अपरिमेय संख्या, देखो 100 ये तो निकल के बाहर हो जाएगा, 10 परिमेय हो जाएगा, 4 निकल के हो जाएगा, 2 परिमेय हो जाएगा, 16 की बात करेंगे तो 4 ये 5 ये भी 9 ये भी परिमेय हो जाएगा, एक ही बचता है √17 जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, π/3 क्या है ये बताना है हमको। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई कौन सी संख्या हमारा, ये हमेशा, अगर सिर्फ तुमसे ये भी पूछे पाई कौन सी संख्या है तो बाबू अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या कोई भी परिमेय अपरिमेय संख्या जोड़ घटा गुना भाग करो तो हमारा अपरिमेय देखे जाएगा। नीचे में इसके अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है, अतः ये पूरा जो संख्या होगा यह भी अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या देखो बी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, कहने का मतलब क्या है। चलो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं √2 और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं 3, गुना करते हैं 2√3, कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास 2, 10, 20 के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात निकाल दो बाबू। तो सबसे पहले तो बुआ यहां से देखो 2, 10 और 20 का हमको लघुत्तम निकालना है, निकालो लघुत्तम। 2 ही कम 2, 2 पंचे 10, 2 दहाई का 20, फिर से 5 से लगा दो 1, 1 5 दूनी 10, गुना कर लेंगे इसको, 2 पंचे 10, 5 दूना 10 दूना 20, तो ये लघुत्तम निकला 20। महत्तम निकालते हैं यहाँ से, 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, खत्म हो गया ना। अब ये इस 2 को ले आओ और फिर बचा क्या 20, तो 2 दहाई का 20। इस तरह से जो महत्तम निकला यहाँ पर ये कितना निकला 2, तो ये हमारे पास लघुत्तम है 20 और महत्तम निकल के आ रहा है हमारे पास 2। हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है लघुत्तम और महत्तम का अनुपात, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और बट्टे में महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर कितना है देखना जरा, लघुत्तम समापवर्तक निकला है हमारा 20 और महत्तम समापवर्तक निकला है 2। तो लघुत्तम महत्तम का जो अनुपात होगा 10 गुना 20, 10:1 यानी 10:1 होगा। ये बी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड बुआ होगा। देख 3, अभी क्या दे रखा है ये
में तो आंसर ही नहीं है। चलो करके देख लेते हैं ना, अभी आंसर नहीं है तो 5005। तो सिंपली बाबू इसमें कितने से भाग दोगे? सबसे पहले तो तुमको देना पड़ेगा 5 से, तो 5 से दोगे तो 100, आ जाओ जी। अब दे देंगे 7 से, 7 से लगेगा क्या? देखो अगर 7 से देंगे तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, हाँ लग जाना चाहिए ना। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 0, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 1, 7 या 21, लग गया, कोई दिक्कत, 4 हो जाएगा आंसर में भी हमारा। अब 143 में कितना से दे? 17 से दे के देखते तो 17 ना 11, 11 से दे दो तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा, और बचा 3 3, 11 तिया 33। तो कितना फैक्टर निकल के आ रहा है यहाँ पर देख लो, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो 1 2 3 4, 4 फैक्टर, 4 गुणनखंड तुमको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 96 का फैक्टर क्या होगा जरा ये बता दो, प्रश्न है हमारा अगला। देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 96 को पकड़ना है, इसका गुणनखंड कर देना है, 2 से लगा देंगे बाबू, ठीक है। 45 46 47 48 हो जाएगा यहाँ पर ये, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये होगा 24, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 12, फिर 2 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो ये होगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन में है तो मारो फटाक से, देखो सी नंबर ऑप्शन हमारा ये हो गया 96 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, जरा हमको ये बता दो। अपरिमेय संख्या ये बताना है, ना कि ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या, ये बताना है। तो सी नंबर ऑप्शन पर गौर करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 2 माइनस रूट 3, 2 हमारा परिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे अपरिमेय होगा, क्योंकि रूट 3 तो बाहर निकलने वाला नहीं। बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे रूट 5 है जो कि वो परिमेय है। सी नंबर में रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सी संख्या है बाबू, ये है हमारा परिमेय संख्या, जो कि तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होता है तुम्हारा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होता है तुम्हारा 2। अब कह रहा है कि दोनों का महत्तम, तो 2 और 4 का महत्तम जैसा कि तुमको पता है क्या होगा, जरा बता दो। 2 4 का महत्तम 2 हो जाएगा हमारा, 2 बी नंबर ऑप्शन हो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है देखना जरा, कह रहा है प्रश्न 65 और 117 का महत्तम समावर्तक 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करना। पहले तुमको पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि 65 और 117 का महत्तम होगा क्या। तो 65 से अपन इस दोनों का महत्तम निकालेंगे, ये क्या लिख दिए हम, चलो इसको हम काट दे रहे हैं 65, और यहाँ पर 117, तो कितना बार में लगा देंगे, एक बार में, ये हो जाएगा 65, 7 में से 5 2, 11 में से 6 5, यहाँ पर 65 आ जाएगा, एक बार में लगेगा, ये होगा 52, और 5 में से 2 3, 6 में से 5 1, और 52 हो जाएगा यहाँ पर, 13 चौका 52। लास्ट में जिससे भाग दे रहे हैं 13 से, वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। मतलब 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक जो हमने निकाला है वो निकल के आया है 13। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब तुमको करना ये है, ये जो 65 117 का महत्तम समावर्तक निकल के आया है ना, कितना निकल के आया है, 13 निकल के आया है। ये 13 कह रहा है, 13 जो है ना ये बराबर है किसके, 65 m और माइनस 117 के, इसके बराबर बराबर कर दिया हमने। 117 का अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 65 m और बराबर में 13 और प्लस में 117, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 65 m बराबर में 130। अब अगर इसको कैलकुलेट करें फर्दर आगे, ये होगा हमारा 65 m बराबर में, ये तो हो गया ना 130 तो है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इजकल टू 130 और बट्टे में 65, 65 दूना 130, 2 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, ये बी नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न।
प्रश्न है हमारे सामने, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या हो। कोई भी संख्या, दो अभाज्य संख्या ले लो, PQ ले लो, RS ले लो, AB ले लो, DE ले लो, CP ले लो, कुछ भी ले लो, या 2 3 ले लो, 7 5 ले लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो, उसका जो महत्तम समावर्तक होता है वो 1 होता है। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है ये बता दो। 25 है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है हमारा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो है 4, और 4 और 2 को गुणनफल करो तो ये हमारा आ जाएगा 8। चलो जी अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, दो संख्याएं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। तो देखो यहां से पहली संख्या यहां पर देखना जरा, पहली संख्या यहां पर है a, और यहां पर जो दूसरी संख्या है ये है 18। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक 36 है। देन हम ये लिखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक यहां पर कितना है? 36 है, और महत्तम समापवर्तक 2 है। ठीक है, तो a का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा है, पहले सीखा है कि पहली संख्या गुने में होता है दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक, और गुने में होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या है, पहली संख्या हमारा a है, दूसरी संख्या है 18। देन हमारे पास महत्तम समापवर्तक जो है वो 2 है, और लघुत्तम समापवर्तक है 6। अगर यहां से हम a बराबर लिखना चाहे तो a के साथ 18 गुना में है, 18 इधर आके भाग में चला जाएगा, तो a बराबर होगा 2 गुने 36 और बट्टे में 18। 18 दूना 36, 2 दूनी 4, तो मतलब a का मान कितना होगा? 4, जो कि हमारा 3 नंबर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। तो ये देखो तुम्हारा कुछ डायग्राम हम बना दे। ये हो गया तुम्हारा दिशा, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया तुम्हारा। चलो जी, प्रश्न कह रहा है यहां पर कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। तो यहां से शुरू किया चलना, 24 मीटर पश्चिम गया, सपोज यहां तक आया, यहां से यहां तक 24 मीटर। ठीक है, तो 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है। 10 मीटर उत्तर जाता है मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा। अब टेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 मीटर इधर गया ऊपर की ओर। ये कितना चला? 10 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो ये पूछ रहा है कि बाबू यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगी। तो जाहिर सी बात, देखो ये बिल्कुल सीधा होगा। सीधा होगा मतलब कुछ हमारा इस प्रकार का आकृति बनेगा, ये ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा। तो ये यहाँ पर 24 है, और ये यहाँ पर कितना है? 10 है, और ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, और यही डिस्टेंस हमको पूछ रहा है, यही इसकी की लंबाई हमको बतानी। तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई, कर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है हमारा √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही हो जाता है हमारा। अब लंब और आधार क्या है कर लो भाई। लंब हमारा क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये √अंडर में हो जाएगा 10 10 के 100, और 24 24 से 576। ठीक है, अब 100 और 576 कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। 676 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 676 रूट से बाहर आकर के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। ये तुम्हारा यहां से उत्तर निकल के आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 3.27 कौन सी संख्या है? देखो ये जो है ना, ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है ये? अशांत दशमलव प्रसार है। पहले बात तो समझो, अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है, जैसे 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पर 3.27, इस पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3.27 27 27। तो एक तो ये दशमलव प्रसार होता है, एक दशमलव प्रसार होता है जैसे 3.25, और ये खत्म हो जाएगा, तो इसको लोग शांत बोलते हैं, इसको अशांत बोलते हैं। शांत और अशांत दोनों दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या का होता है। किसका होता है? ये परिमेय संख्या का। और बाकी अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाए 2.31 311 311 तो ये ना शांत है और ना अशांत है,
तो ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा परिमेय संख्या। देखना जरा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखो 6/15 है ना, ध्यान से देखना, 6 है और बट्टे में 15 है। तो अगर 6 को हम लिखे फैक्टर के रूप में तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 15 को लिखे तो 3 गुने 5 यहां पर लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास 2/5। अब हर में क्या दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है। देखो हर के अंदर में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, तो इस स्थिति में जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न हमारे सामने 2 तथा 2.5 के बीच को की अपरिमेय संख्या, ध्यान से देखना। सपोज एक हमारे पास एक ए और दूसरा बी, ये दोनों परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये दोनों हमारा परिमेय संख्या है। अब अगर हम बोले तुमको ए बी के बीच में अपरिमेय संख्या निकालो, तो इसके बीच में जो अपरिमेय संख्या होगा ये होगा हमारा क्या, रूट अंडर ए बी। क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। तो अगर हमारे पास ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर 2.5 है, ध्यान से देखना, और इस दोनों के बीच में अगर अपरिमेय संख्या लिखना है तो 2.5 दूना 5, रूट अंडर 5 हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न है हमारे सामने 6x⁴y, देखना जरा, 6x⁴y और 12xy का महत्तम समावर्तक निकालो। तो इसके लिए सबसे पहले समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, फैक्टराइज कर लो इसका। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 गुने x 1 2 3 4 और y, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 12 है ना, 12 को लिख देंगे 2 गुने 2 और गुने में 3, ठीक है। और एक्स वाई को एक्स वाई लिख देंगे। अब जो दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, वही हमारा क्या होगा, महत्तम समावर्तक होगा। मतलब दोनों का महत्तम समावर्तक देखेंगे तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एक तो 2 हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ। फिर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, हमारा दूसरा 3 निकल के आ जाएगा यहाँ पर। देन x यहां भी है, x यहां भी है, तो x निकल के आ जाएगा। और y यहां भी है और y यहां भी है, तो y हमारा यहां निकल के आ जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर रह गया है, 2 ऊपर वाले में नहीं है और ये 3x नीचे वाले में नहीं है, ठीक है। तो ये जो महत्तम समावर्तक होगा ना, 6x⁴y और 12xy, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6xy। ये हमारा उत्तर यहां से निकल के आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कहने का मतलब है कि 64 को यदि रूट से बाहर निकाले तो कितना होगा। तो 64 को रूट से बाहर निकालेंगे 8 होगा। 64 का घनमूल कहने का मतलब अब 64 को निकाले तो कितना होगा, ये 4 होगा। इस दोनों को भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 अपना उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है। तो इस स्थिति में हमको जो करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो जो दिया है यहाँ पर 16, 20 और 24, ये पूछा जा रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। जो 16 सबसे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाज्य भी है। तो सबसे पहले तो 16, 20, 24 का लघुत्तम निकालो। 16, 20, 24 इसका लघुत्तम निकालो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 8 16, 2 दाएं 20, 12 दूनी 24। फिर से निकालो, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छाका 12। फिर से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, गुना कर लो। तो 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80, 80 और 3 24, ये कितना निकला हमारा 240। अब यहाँ पर देखो कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है। एक तो बी नंबर में है पूर्ण वर्ग संख्या और डी नंबर में है पूर्ण वर्ग संख्या। तो बी नंबर वाला को देखते हैं, क्या 1600 जो है, 1600 जो है क्या 240 से पूर्णतः विभाज्य है क्या। बिछा के बिछा से 20 सत्ते 40 से सच्चों का टैच नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचता है 3600, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये नहीं कटेगा ना, देख लो कंफर्म हो जाओ। अगर ये नहीं कट रहा है तो हमारा डी नंबर ऑप्शन ही उत्तर होगा।
क्योंकि एटलीस्ट 240 से जो है ना 3600 तो विभाज्य होगा ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, प्रश्न हमारा 2343 को P बट्टे Q के रूप में लिखने पर उसका मान क्या होगा। 2343 तो सिंपल सा प्रश्न है, 23.43 है, इसको P बट्टे Q के रूप में लिखना है तो 2343 हो जाएगा ना, 23.43। अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा बात हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 2343 और बट्टे में 100 हो जाएगा। ये चलो बी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। प्रश्न समझो जरा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो अगर हम मान लो महत्तम समापवर्तक x मान लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। समझो बात को जरा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, इसका मतलब कि ये महत्तम समावर्तक है x और फिर से है लघुत्तम समावर्तक 14x, ये है हमारे पास 600 है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस स्थिति में 14x और 1x कितना हो गया, 15x हो गया। ये हो गया हमारा 15x बराबर 600, ठीक है। 15 चौका 60, देखना जरा। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकला, x का वैल्यू 40 निकला। इसका मतलब यहां से यहीं से हम देख लेते हैं, x का वैल्यू 40 मतलब महत्तम समावर्तक हमारा निकल गया 40 और लघुत्तम समावर्तक 40 गुने 14, 40 गुने 14 तो ये हो जाएगा तो 2 चौक 56, 560। तो महत्तम समावर्तक 40 और लघुत्तम समावर्तक 560 यहां से निकल गया। चलो जी, इतना बात तो पता चल गया, बहुत बढ़िया। एक संख्या 280 है, क्या दिया है, एक संख्या कितना है, 280 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये तुमको पता होगा ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये तो पता होगा ना, महत्तम गुने लघुत्तम होता है। तो यहां पर पहली संख्या हमको पता है कितना है, 280 है, गुने ये हो गया हमारे पास दूसरी संख्या। HCF अगर हम बात करें, ये हमारा HCF कितना निकाला हमने, 40 निकाला है और LCM कितना निकाला, 560। तो यहां पर अगर दूसरी संख्या हम लिखना चाहे तो 40 गुने 560 और बट्टे में हो जाएगा 280, ठीक है। अब आ जाओ जी, ये हो गया हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 सत्ते 28, 7 अट्ठे 56, ये हो गया हमारा 80 आंसर। यानी कि अगर एक संख्या 200, एक संख्या यदि हमारे पास कितना है 280 है तो दूसरी संख्या हमारा कितना होगा, 80, यहां से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न हमारे सामने ध्यान से देखना, यदि x टू दी पावर n प्लस 1 का एक गुणज x प्लस 1 है, मतलब x प्लस 1 जो है x प्लस n, x टू दी पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड है ये x प्लस 1, तो n का मान क्या हो सकता है, तो n का मान हमेशा विषम संख्या होगा। क्यों होगा विषम संख्या, देख लो जरा। अगर हम मान लो सम संख्या डाल देते हैं तो इसका मतलब x पर पावर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 1। अब चेक करते हैं क्या x प्लस 1 से ये करता है, इसके लिए क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे, x बराबर -1। देखो ध्यान से, अगर हम p ऑफ x अगर हम मान ले x स्क्वायर प्लस 1, तो p ऑफ अगर हम 1 निकाले, p ऑफ 1 -1 निकाले, ये होगा -1 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यदि इस 2 के जगह पर अगर 3 रहेगा तो हमेशा एक जो है ना यह माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो हमेशा यह 0 मान आएगा, 0 मान आएगा, इसका मतलब x प्लस 1 का गुणनखंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है ये हमको बताना है, ठीक है। आ जाओ जी, तो यहां पर देखो क्या है ना, ए नंबर का देखो, ए नंबर में क्या है 11/700। तो अगर हम 11/700 का इसका अगर देखते हैं तो ये 11 है और 7 गुने
यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 5 ये 20 हो जाएगा। 20 4 5 20 और 20 5 100। तो ये हो जाएगा 700 का। 2 दूना 4 4 5 20 20 5 100 20 100 7 700। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर हमको 7 नजर आ रहा है। 2 और 5 आएगा शांत होगा, लेकिन 7 आ रहा है इसलिए यह संख्या अशांत हो जाएगा। 91/2100 आ रहा है। तो ऊपर में 91 का हो जाएगा 13 गुने 7 और नीचे में देखेंगे 21 है तो 21 गुने 100 कर सकते हैं। अब 100 रहे तो 100 में कहीं ना कहीं 2 और 5 आ रहा है तो ये 2 शांत होगा। बट यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है और 3 आ रहा है। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, बट 3 फिर भी यहाँ पर बच रहा है नीचे में, ये अशांत हो जाएगा। तीसरा सी नंबर का ऑप्शन है। ऊपर में है 343 और नीचे में हमारा 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 7 पर पावर 3। अब ध्यान से देखना 343 का मतलब क्या होता है कि 7 पर पावर 3 और यहाँ पर हमारे पास नीचे में 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 7 पर पावर 3। 7 पर पावर 3 से 7 पर पावर 3 खत्म हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास 1/2 पर पावर 3 और गुने में 5 पर पावर 3। अब चूंकि हर में केवल 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर। प्रश्न है हमारे सामने, एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो एक संख्या रेखा जो है ना, एक संख्या रेखा, ध्यान से देखना, एक ही बार में बता देंगे, ये संख्या रेखा है। तो एक संख्या रेखा पर जो है ना, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है, और इस सब को मिला दो तो बनता है वास्तविक संख्या। तो अगर तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाएगा, एक संख्या रेखा पर क्या पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल होता है, ये सभी संख्या होता है। साथ ही साथ ये सभी संख्या है, मतलब संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है। तो एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाता है? वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंदर में ही ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। कह रहे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि यदि हम लिखते हैं √1 तो √1 एक प्राकृतिक संख्या है ना, तो ये निकल के बाहर आएगा 1 और ये होगा परिमेय संख्या। अगर लिखते हैं √2 तो ये √2 बाहर नहीं आएगा और ये बन जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो कभी परिमेय बनेगा, कभी प्राकृत बनेगा, कभी अपरिमेय बनेगा। ठीक है, प्राकृत है तो परिमेय है ही, तो हमारे कहने का मतलब है कभी प्राकृत होगा और कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है, जैसे अगर हम एक संख्या ले √2 और दूसरा ले 3√2, तो ये दोनों 2 अपरिमेय संख्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या, लेकिन गुणनफल अगर देखेंगे तो 3 और √2 हमेशा 2 हो जाता है। तो 3 दूनी कितना होगा? 6। एक परिमेय संख्या आ रहा है, मतलब ये गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय एक अपरिमेय। अगर √2 ले ले और एक ले ले एक परिमेय ना, चलो तो एक √2 ले लेते हैं, एक 3 लेते हैं। अब यहां पर जो गुणनफल आएगा वो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, तो बी नंबर तो सही है अपना। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, गलत है, तो बी नंबर ही सही मान के चलो। डी है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो ये भी असत्य है। एक बी नंबर ही तुम्हारा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहले आया हुआ है ना, x⁴n+1 का एक गुणज x+1 है, मतलब x+1 x+n+1 का गुणनखंड है। इस स्थिति में n जो होता है वो होता है हमारा विषम संख्या, तो विषम संख्या हमारा बी नंबर ऑप्शन होता है। आगे बढ़ो। प्रश्न हमारे सामने, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा समय लगता है। तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इसको बनाने के लिए हमको इस तीनों का 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, इस तीनों का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 3, 4, 8, और जाहिर सी बात है इसका लघुत्तम तुमको दिख रहा है कितना है? 24। ये हो गया तुम्हारा।